हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच सुमन कुमार पंडित जी हैं, जिन्होंने अभी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जामिनेशंस हुआ था, यूडीएचडी डिपार्टमेंट के थ्रू जो एग्जामिनेशंस हुए थे, उसमें इनका सिलेक्शंस हुआ है और बहुत ही अच्छे रैंक के साथ आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सुमन जी, थैंक यू। फॉर बीइंग असिस्टेंट इंजीनियर इन यूडीएचडी अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट। एक बहुत लोग का सपना होता है, इंजीनियर का सपना होता है कि असिस्टेंट इंजीनियर बनना, जो कि अपने स्टेट में सबसे बड़ी बात, मजे की बात है कि अपने स्टेट की जॉब है। तो ये एक मजे की बात है। और अभी जो आप लोग ने देखा होगा, जो लो पीएचईडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 118 वैकेंसी आई है, जिसमें आपका 5 मैकेनिकल की सीट है और 113 सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सीट है। तो चलिए हम लोग अभी रिसेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो अभी रिसेंट के पेपर ये दिए हैं, क्या चीजें फेस की हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली 2 दिन का जो एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, आपका डे 1 एंड डे 2। डे 1 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड डे 2 में पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। किस पेपर में किस तरह की क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम आइए 1 बाय 1 करके बात करते हैं। तो सुमन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे व्यूअर्स को पहले तो ये बताइएगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जैक्टली इसमें कब अपीयर हो सकते हैं, और मतलब अभी रेगुलर वैकेंसी तो नहीं है, ये बात भी हम ये झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे, लेकिन ये चीजें हैं कि 2020 जो 22 में वैकेंसी आई, उसके बाद अभी 2024 में वैकेंसी आ रही है। अभी पीएचडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आपकी वैकेंसी दिया गया 118, जिसमें 113 आपका सिविल का है और 5 मैकेनिकल का है, और रिमेनिंग अभी आरडब्ल्यूडी, आरसीडी और अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसी कमिंग सून है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को सुमन जी बताइएगा, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो होते हैं, आपने तीनों पेपर दिया था। 217 की वैकेंसी दी थी, 17 भी, 19 भी और 7 20 भी। ये वैकेंसी का वैकेंसी डिटेल्स, वैकेंसी का नंबर, जैसे में अभी वैकेंसी जो निकली है 32 बाई आपका है 32 24 होगा। 32 बाई 2024 है और 33 बाई 2024 है। ये वैकेंसी का डिटेल है। तो वैकेंसी उसी तरह से वैकेंसी के डिटेल्स थे। तो पेपर 1 जो हमारे पास है, पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या क्या होते हैं, आप बताइएगा इसमें। पेपर 1 तो इंग्लिश, टोटल ओवरऑल पेपर 600 का होता है। पहला पेपर इंग्लिश का, फिर सेकंड हिंदी, थर्ड तो जनरल नॉलेज का होता है, जिसको जनरल स्टडीज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर पेपर 4 हो गया जनरल इंजीनियरिंग, पेपर 5 और पेपर 6 दोनों सिविल, पेपर 1 पेपर 2 के नाम से। सिविल वालों के लिए सिविल हो गया, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अपना इलेक्ट्रिकल हो गया। इतना सारा है। उससे पहले भी हम 2 एग्जाम फेस कर चुके हैं। अच्छा। तो जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है, लगभग ओवरऑल मतलब जो परसेंटेज होते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 3 पार्ट जनरल इंजीनियरिंग में है। तीनों में लगभग सेम होता है। ऐसा है कि थोड़ा सिविल और मैकेनिकल एक दूसरे से मैच करता है, तो उसको लगता है कि मेरा ज्यादा पूछा हुआ है। और मैकेनिकल वाला लगता है मेरा ज्यादा पूछा हुआ है। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर इधर एफएम है, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल हो गया। ये दोनों थोड़ा सिमिलर है, तो उनको लगता है कि ज्यादा पूछा हुआ है। बाकी तीनों का लगभग सेम रहता है। कभी इलेक्ट्रिकल में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, कुछ क्वेश्चंस कम आ गए, इस तरह से होता है। बाकी तो ओवरऑल सब सेम होता है। हाँ, 1 बाय 1 जैसे मैं बात कर लें कि जैसे पेपर 1 तो इंग्लिश हुआ, ये इंग्लिश और हिंदी। पेपर 2 हिंदी हुआ। पेपर 2 ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, सिर्फ इसमें। हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसा उदाहरण मैं खुद हूँ, 19 में मेरा तो जनरल से जितना कट ऑफ है, जनरल कट ऑफ मैं क्रॉस कर चुका था। लेकिन मेरा इंग्लिश में सिर्फ 2 मार्क्स, जैसे 30 मार्क्स है आउट ऑफ 100 क्वालिफाइंग, मेरा 28 मार्क्स है। मतलब आउट ऑफ 100 में आपका 28 मार्क्स आया था आपका इंग्लिश में। क्योंकि एक्चुअली उसको 30 पे थे। 30 पे थे, 28 मेरा था। हल्के में नहीं लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन करके गया नहीं, ऐसे ही सीधा हो जाएगा। बिहार बोर्ड का तो होता है कि हिंदी तो चलो ठीक है, हिंदी तो आराम से हो जाता है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा, तो आप टेस्ट से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एनालाइज किए कि नहीं, जो टेस्ट में मेरा यदि किसी का यदि 40 के आसपास मार्क्स रहता है आउट ऑफ 100, तो उसको प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है, उसको आप उससे एनालाइज कीजिए। और यदि ठीक है 60-70 है तो, लेकिन देख के जरूर जाना है। अच्छा, ओवरऑल इंग्लिश को जरूर, सिलेबस को जरूर देख कर जाना है। एक बार जरूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि अब देखिए कितना बड़ा ड्रास्टिकली हो गया कि समझ रहे हैं हम, वो सिलेक्शन होते हुए भी हम बाहर,
मतलब वही वाली बात हो गई, जैसे 10th में आपकी शायद आई थिंक इंग्लिश में यदि पास नहीं तो फिर रोक दी, शायद कुछ पहले था, अब शायद नहीं है, कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट जो था जिसमें आप कट ऑफ उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी था। तो वो चीज है यहाँ पर भी किया गया कि इंग्लिश में आपको हिंदी में दोनों में पास करना, आउट ऑफ 100 में 30 मार्क्स लाना मैंडेटरी है, तभी आपका फर्दर जो सिलेक्शंस होना है या नहीं होना है, आगे की कॉपी वगैरह चेक होगी, तभी वो प्रोसीजर। कॉपी तो सर चेक हो जाता है, कॉपी से चेक हो जाएगा, लेकिन मार्क्स ऐड नहीं करता है, मार्क्स ऐड नहीं करेगा। मेरा जो मार्क्स था वो 276 दे दिया था, वो 276 दे दिया था, लेकिन वो ऐड नहीं किया था, परसेंटाइल और कुछ बताया नहीं था। ओके, ऐसा है कि रैंक वैंक फिर आपको कुछ दिखाएगा नहीं। ओके, कुछ नहीं दिखाता है, और तो इसलिए इंग्लिश को जरूर थोड़ा ध्यान में देख ले, या फिर जो आपका वीक प्रॉब्लम है, हिंदी है तो हिंदी को भी जरूर देखें, इंग्लिश को भी जरूर देखें, छोड़ना किसी को नहीं है। बाकी जो आपका तो सिलेक्शन 400 पे होता है, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। पेपर 3 तो जनरल स्टडीज हो गया, तो उसमें आपका अभी तक जो 3-4 एग्जाम्स हुए हैं, फिक्स पैटर्न किसी में नहीं है। किसी में कभी कंप्यूटर ज्यादा पूछ दिया, तो कभी किसी में आपका साइंस से ज्यादा क्वेश्चन है, तो कभी किसी में ऐसा करेगा साइंस से टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत कम रहता है। कभी क्या होता है कि करंट अफेयर का ऐसा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो वो एकदम अभी तक जो जनरल स्टडीज का एकदम पूरा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, कभी एकदम रैंडम सा है। लेकिन आपको साइंस और करंट अफेयर्स और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि आप टेक्निकल बच्चे हैं तो टेक्निकल चीज पूछेंगे ही। ये तो आपको बहुत बढ़िया से एकदम करके जाना है। बहुत सारे मैक्सिमम बुक अवेलेबल है, आप फॉलो कर सकते हैं। करंट तो डेली बेसिस पे ही आपको करना है, करंट और जनरल स्टडीज। करंट पूछना चाहेंगे कि कितने से कितने, जैसे में अभी वैकेंसी आई है, या फिर मानते हैं कि हमारी जो एग्जामिनेशन है पीएचडी की सितंबर अक्टूबर में होने को, मतलब ठीक है टेंटेटिव डेट ऐसा ही कुछ है, तो कितने मंथ पहले की हम लोग प्रिपरेशन करें सच डेट की मेरे लिए बेनिफिशियर है? ऐसा उसकी तो कोई समुद्र है, मतलब कोई लिमिटेशंस तो नहीं है कुछ आइडिया? बीपीएससी सर कुछ लिमिटेशन वो 3 साल पहले भी पूछ देता है। जैसे हम लोग 7-20 का वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 में, तो वो 17 का भी करंट अफेयर उठा ले। इस तरह का ऐसा एकदम पुराना ऐसे आप लगभग 1 साल का तो देखना पड़ेगा। 1 साल का आप देख लें, मतलब आसपास में, मतलब 2024 हाईलाइट लिस्टेड है। 24 पूरा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको पीछे 23 में भी जाना पड़ेगा। ओके, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये रही पेपर 3 की बात, जो कि पेपर 3 की बात हम बात कर लें। एक चीज आप बताना चाहेंगे कि टोटल जो पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस ईच पेपर होते हैं, और जो मार्किंग है आपका 100 मार्क्स का, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होते हैं, और ये पेपर नॉन नेगेटिव है, अभी तक स्टिल नॉन नेगेटिव। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो कमिंग वैकेंसी है उसमें नेगेटिव भी होंगे, तो 1/3 या फिर 1/4 जो हुई होंगे वो नेगेटिव होंगे, वो बात की बात है। बट स्टिल अभी तक जो वैकेंसी अभी पीएचडी का दिया गया, यहाँ तक अभी स्टिल नॉन नेगेटिव है। अब देन पेपर 4 की बात किया जाए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर 4 मेनली सिलेक्शन किसी भी ब्रांच के लिए पेपर 4, क्योंकि अपने अपने में आपको पेपर 5 और पेपर 6 है, आपको 100 का 100 करना है, प्रिपरेशन 100 का 100 होना चाहिए, तब जाके वहां पे वो 80 या फिर 80-90 के बीच में कन्वर्ट होगा। 100 to 100 करना है। अब क्वेश्चन के वैसे तो क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कितना लाते हैं, लेकिन 80 के आसपास आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा, पेपर 4 के लिए, पेपर 5 और पेपर 6। अच्छा, पेपर 5 पेपर 6 के लिए, ओके। पेपर 4 में पेपर 5 और पेपर 6 का पहले उसका कर लेते हैं। अच्छा, पेपर 5 पेपर 6 और पेपर 6 में आपको उतना 80 के आसपास रखना ही पड़ेगा। ऐसा आप उसको बना लीजिए। अब जब आप 100 करेंगे तभी जाके उतना में कन्वर्ट हो। अच्छा, मतलब 50 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस लगाने की पूरी कोशिश रखना। ओके, वैसे तो 1-2 क्वेश्चन जो गलत होंगे वो तो ये रहता है बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चंस मिस्टेक होते हैं। और वही होता है कि जैसे आपके पास टाइम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। 1 घंटा का समय है, 50 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। हाँ, स्टार्टिंग के 10 मिनट जो आइरिस स्कैन हो गया, फिर बबल फिल हो गया, स्टार्टिंग में जो आप 1-2 मिनट उस पर देते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो सभी देखने लगाते हैं, तो 10 मिनट तो आपको ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब हाँ, इसमें एक चीज पेपर है कि पेपर 1 आवर का ही पेपर है, जिसमें आइरिस में, आपका थंब में और आपका सिग्नेचर में टाइम जाएंगे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 52-53 मिनट का पेपर हो गया, बस उतना ही टाइम मिलना, उतना ही टाइम में आपको करना है। तो क्वेश्चन में फंसना नहीं। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं हमको टाइम ले रहा है, वहां सीधा निकलिए, आगे बढ़िए। क्योंकि यदि सपोज कीजिए उस क्वेश्चन में आप टाइम दे रहे हैं और क्वेश्चन में एरर है, फिर तो आपका गया, अब तो एग्जाम हाथ से चला जाएगा उसमें।
2-3 क्वेश्चन आप मिस्टेक कीजिएगा, बस आपका एग्जाम चला गया। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में क्या है, 2 मार्क्स ज्यादा है सिलेक्शन हो गया, 2 मार्क्स कम है नहीं हुआ सिलेक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो उसी के आसपास ही पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए टाइम ज्यादा नहीं देना क्वेश्चन में, आप यही नहीं बनना तो सीधा आगे निकलिए। पेपर 5-6 में आप 100% दीजिए, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब रहेगी पेपर 4 की बात। पेपर 4 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जो बच्चे एक पार्ट के हैं, जैसे जिनका सिविल है, उनके लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थोड़ा टफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये सिमिलरली तीनों का हो जाएगा। तो आपको सिविल तो करना ही है, जो कि आप पेपर 5 और पेपर 6 के साथ कंबाइन करके अपना पढ़ लीजिए। बाकी रह गया सिविल वालों के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। जैसे मेरा सिविल था, तो मैकेनिकल कुछ पोर्शन सिविल में आते थे, तो वो मेरे लिए इजी था। तो सिविल मैकेनिकल में सपोज कीजिए आपकी 30% क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसमें से तो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और मेन सिलेक्शन का पार्ट इलेक्ट्रिकल था। हम लोगों का 2017 में जो वैकेंसी में हम लोग का नहीं हुआ था, उसमें जनरल इंजीनियरिंग पेपर था मेरा। जनरल इंजीनियरिंग की वजह से कन्वेंशनल तो उस समय था, तो कन्वेंशनल तो अलग रोल, लेकिन ऑब्जेक्टिव उतना मार्क्स अच्छा नहीं था। पहले तो पेपर होता उसमें कन्वेंशनल होते थे, पहले ऑब्जेक्टिव हुआ, फिर कन्वेंशनल हुआ, देन इंटरव्यू होते थे। तो उसमें मेरा जनरल इंजीनियरिंग में सिर्फ 44 मार्क्स ही था। आप सोच सकते हैं, यदि वहां पे अच्छा मार्क्स होता है लगभग 60 या फिर, तो उसी समय हो गया रहता। ऐसा है। तो जनरल इंजीनियरिंग बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है उसमें। इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना था उस समय। हम लोग बिल्कुल भी फ्रेशर थे, तो उतना आइडिया भी नहीं था। तो और हम लोग हल्का में ले लिए थे कि चलो सिविल वाला पोर्शन हो गया है। तो उसमें मास वैकेंसी भी थी, उसमें मास वैकेंसी थी, 1250 के आसपास वैकेंसी थी, इसी वजह से। तो आप इलेक्ट्रिकल को किसी भी एक पोर्शन को आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी। ओवरऑल कवरेज पूरा होल सिलेबस कवर करना है, सारा सिलेबस कवर। ये रहा टोटल सिलेबस के बारे में हम लोग बात किए। अब बात करते हैं सुमन जी, जैसे में आप प्रिपरेशन किए या फिर आपने जो पेशेंस रखा, ये पेशेंस बहुत लोग के पास नहीं होते, ठीक है, ये हकीकत बात है। क्योंकि आप आई थिंक 17 के पास आउट थे ना, 17 के पास आउट है। आपकी जो बीपीएससी यही में जो ज्वाइनिंग हुई आपको पता चल गया 23 में, तो रिजल्ट पता चल गया था। हाँ, 19 में तो जिस समय 19 का मार्कशीट आया था, उस समय मेरा सिलेक्शन इसमें हो चुका था। हाँ, 19 का सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उसमें भी 2 मार्क्स के इंग्लिश की वजह से आप रह गए। तो जिस समय उसका मार्कशीट आया था ना, वैसे तो जिस समय हम एग्जाम दे के आए थे और पेपर देखे, तो बिलीव नहीं कीजिए, हम 4 दिन खाना नहीं खाए थे अच्छे से। तो इतना डिमोटिवेट हो गया था यार। किसी को भी लगेगा जब इंग्लिश में मतलब आप पूरा सब मेहनत किए। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि आप पेपर हिंदी इंग्लिश को हम लोग हल्का में ले लेते हैं कि यार चलो ठीक है कर लेते हैं, चल लेते। तो याद रखिए हिंदी इंग्लिश को भी कम से कम अपने एंड से 40 मार्क्स के कंसीडर कम से कम सही करके आए, 40 नंबर, क्योंकि 1-2 नंबर हो सकते हैं ऊपर नीचे होंगे, नेगेटिव नहीं है तो कम से कम, हालांकि लाना 30 नंबर ही है, तभी आपको आगे का प्रोसेस होगा। तो लेकिन 40 नंबर 45 नंबर जरूर, 40 नंबर 46 नंबर इवेंट मार्क्स में नंबर मिलेंगे, तो ये जरूर प्रीफर करें। और बस बाकी जो रेस्ट पार्ट है हमारे पास 4 पेपर, जो पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, आउट ऑफ 400 में कोशिश करना है 320-300 मार्क्स लाने का। जिसमें तो पेपर वही लेवल पर डिपेंड कर, जैसा कि आपका मार्क्स कितना था, 260 के लमसम में ना, उसमें 19 मेरा 276 था, 19 में 276 था। ओके, जिसमें था। ओके, तो मतलब आप मानकर चलिए 280, 200, 300 के लमसम में आप मानकर चलिए कि हमारा सेफर साइड बोल सकते हैं, राइट, कि सेफर साइड डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस, यदि इजी है तो डेफिनेटली और कट ऑफ बढ़ेंगे, बट आप ओवरऑल देखा जाए 310, 300 तक आप लेकर चलिएगा तो थोड़ा सा सेफ साइड में रहेंगे। ये बात हुआ बीपीएससी श्रेणी का। अब रही बात प्रिपरेशन की, जो पेपर 3 के लिए आपने बताया कि कुछ बुक वगैरह के लिए, जैसे हिंदी इंग्लिश तो ठीक है, आप जो भी लूसेंट के देखते हैं या फिर जो भी आप बचपन से जो फॉलो कर रहे हैं, उस इंग्लिश में एंटोनिम्स साइनोनिम्स का मेनली खेल है थोड़ा सा, उसको वही दिक्कत है। एंटो साइन बहुत फंसाता है, ऐसा पूछे है कि आपको मतलब पता नहीं चलेगा कहाँ से है क्या नहीं। अच्छा, सब दिक्कत वहीं से होता है। बाकी ईरर है तो ईरर तो हो जाता है, ईरर बन जाता है। प्रीपोजिशन है, उस समय प्रीपोजिशन नहीं पूछा था। अच्छा, प्रीपोजिशन नहीं पूछा था, क्योंकि हम लोग प्रीपोजिशन पूछ पढ़ जाते हैं कि प्रीपोजिशन तो बन ही जाएगा, लेकिन आया नहीं था। थोड़ा लास्ट का कुछ क्वेश्चन जो बबल में भी थोड़ा गलत हो गया था, उस वजह से भी ऐसा फंस गया था, तो नहीं फंसना चाहिए था। ओके, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखें। एक चीज है कि जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, यदि सही में आप हार्ड लेबर किए हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन किए हैं, रिजल्ट होना ही कहीं ना कहीं रिजल्ट होगा आपका। ये तो हकीकत है, आपका मेहनत जब किए हैं तो डेफिनेटली
बीपीएससी में ही बहुत सारे बैचमेट आपके जेपीएससी में सिलेक्टेड, जेएसएससी में भी बहुत का हुआ है, जेएसएससी में भी बहुत लोग हैं, यूपीपीएससी में भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका होगा ही, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होगा। और ये भी बात है कि सिविल में, स्पेशली सिविल की बात की, सिविल में असिस्टेंट इंजीनियर ही बेस्ट जॉब है। आपको भी पता है गेट के थ्रू उतना मतलब नहीं है, लेकिन आप सिविल में जो असिस्टेंट इंजीनियर, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, इंजीनियरिंग में आपका जो ये लेवल है, एक मिनिमम लेवल हो गया सबसे बीटेक वालों के लिए, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा जॉब भी, अच्छी फर्स्ट क्लास की जॉब है। तो इस चीज का जरूर आप ख्याल रखें। और बाकी पेपर 3 हम लोग डिस्कस किए, पेपर 3 जो सर बुक बताएं, और पेपर 4 में जो जनरल इंजीनियरिंग के बारे में बताएं कि आप जो सिलेबस कवरेज कीजिए, प्लस एक इम्पोर्टेंस से पब्लिकेशन का जो बुक है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बात किया जाए, जो पेपर 5 पेपर 6 है, इसमें अच्छे मार्क्स लाना है। गुड मार्क्स मीन्स 80 मार्क्स के लमसम में, 80 मार्क्स 86 मार्क्स के लमसम में टारगेट लेके चलना है कि यार उतना रीच करें, तभी आप 320 तक, 832 होता है ना, 832 लाने के लिए। ये देखिए पेपर 3 में पॉसिबिलिटी नहीं है। पेपर 3 देखिए जैसे पेपर 3 बहुत अच्छा होगा, उसका पेपर 5 और 6 कमजोर होता है। हाँ, तो पेपर 3 में देखिए मेरा था कि मेरा टेक्निकल जो अपना सिविल पेपर था बहुत बढ़िया था, ठीक है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल पेपर मेरा बहुत खराब था। उस समय ऐसा क्या हुआ था 7-20 में, जो नॉन टेक का पेपर बहुत टफ आ गया था, तो उसमें मेरा कम हुआ, तो बाकी जिसका अच्छा था उसका भी बहुत कम हो गया, लेकिन मेरा टेक्निकल था, टेक्निकल में था उतना ही स्कोर कर रहा। हाँ, जैसे आप बताएं पेपर 3 में हमारा पेपर खराब हुआ। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमें एग्जाम्पल एक पता है, बहुत अप्रिय घटना घटी थी। इस बात को मतलब क्या है कि ठीक है हम भी भूल नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं कि डे 1 जो पेपर होता है हिंदी इंग्लिश, और पेपर 3 जो जनरल स्टडीज का पेपर है, किसी कारणवश से आपका पेपर 3 उतना अच्छा नहीं गया, तो डिमोटिवेट नहीं होना है अगले दिन के लिए। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता है ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पेपर 4 पेपर 5 पेपर 6 जो कि आपका मार्क्स में ऐड होंगे, क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश तो आपका मार्क्स में ऐड नहीं होने जा रहे हैं। पेपर 3 का मार्क्स ऐड जो आपका 100 मार्क्स में आप जितना भी नंबर लाए, 60 नंबर लाए, 50 नंबर लाए, 40 नंबर लाए, अब वो ठीक है, वो बीत गई बात, सुख गई। अब पेपर जो नेक्स्ट डे देंगे, पेपर 4 पेपर 5 पेपर 6 जो आप देंगे, उसमें और बेटर करने की उम्मीद कीजिए। ऐसा मत डिमोटिवेशन होना है, क्योंकि होता है मेजर बच्चे को हम देखे हैं इस बार कि पेपर 1 मतलब फर्स्ट डे देकर आए, फोन किया सर पेपर 2 मतलब डे 2 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पेपर 3 में हम बनाए नहीं, 40 नंबर आया, 50 नंबर आया। तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। ये तो करना आपको, और मिलाना भी नहीं चाहिए, उस दिन मिलाना भी नहीं चाहिए। आइए उस दिन आप छोड़ दीजिए, एग्जाम के समय में तो देखना ही नहीं है कि हम क्या किए। हाँ, एग्जाम के बाद कोई भी एग्जाम देते हैं उसके बाद पेपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए, ठीक है। कितने बच्चे क्या करते हैं हम सीधा रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, अपना अपना सबका होता है कि रिजल्ट देखेंगे, बट डे 1 में कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम उस दिन कुछ नहीं करते, हम लोग आए, सारा एग्जाम दे दिए, उसके बाद एनालिसिस किए कि भाई कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, तभी तो आप अगले एग्जाम में कहाँ आपका कमजोरी है परफॉर्म कीजिए। बिल्कुल आए छोड़ दिए, फिर वही मिस्टेक आप अगले एग्जाम में कीजिए। यही तो टेस्ट तो हमको यही सिखाता है। जब हम टेस्ट देते हैं तो यही देखते हैं कि मतलब एग्जाम का सही पता तो वहीं से चलता है ना, कि कितना मिस्टेक्स हुआ, कौन सा क्वेश्चन पे हमको ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा पोर्शन हमको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आप तो फॉर्मेट में टेस्ट भी दिए थे अच्छे खासे, आई थिंक हम तो बहुत सारे टेस्ट दिए। यहाँ पे आप टेस्ट दिए थे, यहाँ पे 19 का जो टेस्ट सीरीज चला था उसमें आप टोटली ऑफलाइन है, रिमोट में टेस्ट दिए थे? हम सारा ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि हमारा एग्जाम ऑफलाइन है। अच्छा, ऑनलाइन हमको उतना कंफर्टेबल भी नहीं लगता था। पढ़ रहे हैं कुछ, कभी कुछ स्किप हो गया, लेकिन जब ऑफलाइन देते हैं ना तो टिक कर लेते थे। टिक करके पूरा अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छा लगता था। ऑफलाइन टेस्ट आपके साथ भी मतलब बहुत सारे बैचमेट का यहाँ से सिलेक्शन हुआ था? हाँ, 5 मेरे साथ तो यूडीएसडी में 5 है। यूडीएसडी डिपार्टमेंट में 5 है। इसके अलावा WD-RCD में, WRD में भी आए थे, क्या नाम है इनका, आनंद राज आए थे, इनका शायद 3 रैंक था, तो ये बीसीडी में। अच्छा, हाँ सॉरी, नहीं आनंद राज का, हाँ सॉरी बीसीडी में, यस बीसीडी में। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में हुए हैं, अच्छे खासे सिलेक्शंस हुए हैं। अपने भी देखा जो मतलब रैंकर लोग रहे हैं यहाँ पे टेस्ट में जो भी टॉपर्स थे सबका सिलेक्शन हुआ। ओके, मिला जुला कर सबका हो गया। चलिए ठीक है। और कोई सजेशन आप देना चाहिएगा जो बच्चे अभी मतलब जो वैकेंसी आई हुई है इसके लिए प्रिपेयर जो कर रहे हैं, इसके लिए कुछ सजेशन देना चाहिएगा, जो कि होपफुली उम्मीद है जैसा हम लोगों को कि अक्टूबर में एग्जाम्शंस हो जाएंगे। जो अभी वैकेंसी आई है 118 सीट की, उम्मीद है कि अक्टूबर में हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या सजेशन देना चाहिएगा कि भी 4 मंथ हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो अभी रिवीजन का जरूरत है, ठीक है। आप रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए, ठीक है। टेस्ट जितना ज्यादा देंगे उतना बेनिफिट।
लेकिन टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस जरूर होना चाहिए। ओके, सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, एनालिसिस जरूर करना है। टेस्ट दिए जाके रख दिए तो उससे नहीं होगा। इस बार एक चीज हम लोग ऐड भी किए हैं, इस बार से हम लोग डिस्कशंस भी ऐड किए हैं। लास्ट टाइम तक आपके समय में सॉल्यूशंस मिलते थे, अभी इस बार हम डिस्कशंस भी दिए हैं। डिस्कशंस के पीछे बहुत एफर्ट लगता है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, अच्छा खासा एफर्ट लगता है। उस समय क्या था कि हम लोग फिर सेल्फ करते थे, सेल्फ या फिर किसी से फोन पे बात करके कैसे कैसे क्या सॉल्यूशंस है उस तरह से। लेकिन अब तो मिल रहा है तो ज्यादा बेनिफिट है। चलिए, और जैसे मैं अभी ये बताएं कि टेस्ट तो एक हो गया, और बाकी कोई और सजेशंस, मतलब लाइक क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जो पुराने लोग हैं उन तो शॉर्ट नोट्स उनके पास होगा। शॉर्ट नोट्स तो एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए मतलब सालों साल मेहनत करना पड़ता है। स्टार्टिंग में बनाए, फिर देखे कि हाँ कौन चीज हमको पूरा याद हो गया, फिर उसको वहां से रिमूव करना, फिर नए चीजों को ऐड करना, फिर नया बनाना उस तरह से। लेकिन ये है कि एग्जाम लास्ट टाइम में जो है, आप जो 4-5 दिन बचेंगे उसमें आप सारे चीज कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मोटा मोटा पूरा सब कुछ पेपर हो जाएगा, बुक हो जाएगा, फिर टेस्ट सॉल्यूशंस है। उस समय आपको शॉर्ट नोट्स ही पूरा फायदा। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए क्या सजेशन? फ्रेशर जो अभी न्यू है, आप देखिए उसके लिए भी बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो नए हैं, माइंड फ्रेश है, माइंड एकदम फ्रेश है। ठीक है, और उसमें हम लोगों में क्या होता है कि बहुत सारा एग्जाम दे दिए तो कुछ थोड़ा सा टेंशन, अरे यार ये नहीं निकला तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन फ्रेशर है एकदम वेल प्रिपेयर्ड है कि नहीं हमको करना है तो करना है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, तुरंत अभी ये लोग स्टार्ट किए हैं। जब आप जो बहुत पुराने हैं उनके लिए थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा भूलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो नए हैं अभी उनके लिए है कि एकदम माइंड फ्रेश है, तुरंत कोई भी क्वेश्चन अगर तुरंत ही क्रैक करता है उनके दिमाग। ठीक है, तो आप लोग एकदम कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, ये मस्ती मत कीजिए कि अरे चलो ठीक है ये तो है, पहली बार वैकेंसी आया, हम लोग पहली बार में कैसे, मैक्सिमम बच्चे पहली बार ही क्वालिफाई करते हैं। हाँ याद है हम लोग, हाँ जैसे मैं 2 सत्र की ही बात की है, तो आपका बस यदि थोड़ा सा इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स हो जाता है या फिर पेपर 4 में मार्क्स हो जाता है, आपका सिलेक्शन बीटेक से निकलते के जस्ट बात था। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप, और रेगुलर, दूसरी बात सबसे मेजर बात क्या है ना कि बिहार में रेगुलर वैकेंसी नहीं निकलती, नहीं आपको 3-4 साल लगा ही देगा। अब देखिए 2020 में निकला था, अभी 24 में आ रहा है, 24 में। ठीक है, ज्वाइनिंग भी कब हुआ है? 24 में हुआ है, बिल्कुल 4 साल 5 साल वैकेंसी। लेकिन अभी अब तो थोड़ा फास्ट, क्योंकि पहले कन्वेंशनल वगैरह का झमेला था, कन्वेंशनल था, इंटरव्यू था, इस वजह से थोड़ा टाइम टेकन था। अब डायरेक्टली एग्जाम दीजिए। अभी तो मैंने मैकेनिकल का देखा था कि हाँ, मैकेनिकल में इंटरव्यू जब देखे गए थे तो अगले दिन रिजल्ट दे दिया था, कुछ इतना फास्ट किया था, बहुत फास्ट हो गया। ये चीज केस नहीं फंसता है, हाँ, किसी तरह कोई मैटर नहीं फंसता, लगता है कि इसी साल में सारा, इसी साल में ज्वाइनिंग अगले साल हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गए हैं, बहुत फास्ट हो गया है। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ठीक है, रहा बाकी तो आप हेल्प कर ही देंगे, हमारे तरफ से पूरी तरह से कोऑपरेशन है, चाहे वो इंडिविजुअल पेपर्स हों या फिर कंप्लीट कोर्सेस हों या फिर कोई पार्ट हो, जैसे हमारे हिंदी, इंग्लिश और पेपर 3 या पेपर 4 या पेपर 5, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो। अभी करेंटली दोनों ब्रांच की ऑनगोइंग है, बाकी इलेक्ट्रिकल के भी स्टार्ट नहीं हुई है। इलेक्ट्रिकल का डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीजें, बाकी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, बिल्कुल जो बच्चे सोच सकते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। और किन्हीं का कोई डाउट हो तो बेहिचक आप जो नंबर होंगे उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, मैं ही बोलेंगे कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो या किसी तरह का कोई हेल्प हो, जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक्स वगैरह की जो बात आती है तो एक बार हम बुक्स, जैसे पेपर 3 के लिए जनरल स्टडीज के, आप लुसेंट को फॉलो कीजिए, उन्हीं का जो थ्योरी बुक आती है, वो शॉर्ट वाला नहीं, थ्योरी वाला थोड़ा उनको देखिए। उन्हीं में पेपर 3 के लिए लुसेंट, हाँ लुसेंट या अरिहंत का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपको करना ही है। ठीक है, साइंस एंड टेक दोनों में से देख लीजिए, उसमें थोड़ा अलग दिया हुआ, उसमें थोड़ा अलग। साइंस एंड टेक का आपको थोड़ा ऑनलाइन भी देखना पड़ेगा। आप 3-4 साल का पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि क्या कंटेंट है। सबसे पहले तो एग्जाम का प्रिपरेशन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सिलेबस देखा कि सिलेबस में क्या है, क्या सिलेबस ऑफ प्रीवियस ईयर, सिलेबस ऑफ प्रीवियस ईयर, दोनों मोस्ट, ये सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए, उसके बाद प्रिपरेशन आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, बीच में आप ब्रेक नहीं दे सकते हैं। जैसे ही आप एक सप्ताह किसी पेपर को छोड़ते हैं, वो
आप भूल रिश्ता जाते नाता टोटली एकदम वो सब्जेक्ट आप जब दोबारा पढ़िएगा ना, और खासकर थियोरेटिकल पेपर, जब हम पढ़ते थे हम पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, एक थियोरेटिकल एक नॉन थियोरेटिकल। जैसे सिविल का पेपर है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल सब थियोरेटिकल है, वो तो बहुत जल्दी भूल जाते थे। अब स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, ये सब न्यूमेरिकल पेपर है, बहुत जल्दी नहीं भूलते थे हम लोग। तो इन लोग का एक अलग पैटर्न बनाते थे और जो थियोरेटिकल है उसका अलग से करते थे। ठीक है, तो ये तो जनरल स्टडीज वाला हो गया आपका। फिर पेपर 4 के लिए आ गए। पेपर 4 में आप एक आरएस फॉर्मी है, मैकेनिकल देखिए उनका, और इलेक्ट्रिकल के लिए आप आपके पास तो अवेलेबल होगा। हमारे पास तो कंटेंट अवेलेबल है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल में दो फैकल्टी मिल करके पढ़ा रहे हैं। क्योंकि फैकल्टी क्या करते हैं ना कि जैसे कुछ ईएस के क्वेश्चंस और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है, तो वहां से वो एक जगह उसको कंबाइन कर देते हैं, एक जगह सारा क्वेश्चन एवेलेबल करा दिए और प्रॉपर रिवीजन, कॉन्सेप्ट पे भी उसको कंसीडर कर, जितने भी क्वेश्चन है सारे एक जगह अवेलेबल करा दिए, फिर हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ऐसा कोई अलग से कोई बुक पढ़िएगा तो टाइम टेकन होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं इसमें, खास करके पेपर 4 के लिए तो बहुत टाइम टेकन, आपका टाइम। मैकेनिकल खुरमी ठीक है, हम लोग उसका फॉलो किए थे। खुरमी अच्छा है, उसमें थ्योरी भी अच्छा खासा दिया हुआ है, थोड़ा सा छांट के पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैकेनिकल में खुरमी ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तो अपना है। फिर उसके बाद पेपर 5 और पेपर 6 हो गया अपना पेपर, तो उसके लिए ईएस, गुप्ता, खुरमी, ये 3 तो करना ही है। ईएस, गुप्ता एंड खुरमी 3 करना ही है। कितने टाइम्स लगाए थे ईएस, गुप्ता, खुरमी? गुप्ता तो लगता है 20 प्लस हो गया, 20 प्लस लगा चुके हैं। बताइए, इस लेवल की, उससे ज्यादा ही हो गया होगा, बहुत समझ सकते हैं। तो अब इस बात का मतलब उसका तो क्वेश्चन से एकदम ऐसा लगता था कि ये भी आया था कि कितना नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ, यदि आया डायरेक्ट तो। ओके। अब जैसे आप एग्जाम देते हैं, यूपीएससी भी दिए, हम लोग भी दिए थे, यूपीएससी दिए थे, फिर झारखंड पीएससी दिए हैं, तो इस सब का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम दे के आया तो फिर छोड़ दिए, नहीं। यूपीएससी के कितने क्वेश्चन बीपीएससी में डायरेक्ट आए, यूपीएससी के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए आते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन से वो तो थोड़े ना कोई छोड़ सकते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर हमारे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो 4 पेपर है रिसेंट में हुए हैं, प्लस यूपीपीएससी एई में जो पेपर हुए हैं, झारखंड में जो आपका एई का पेपर एनालाइज कर लिया जाए, क्योंकि अभी आपके पास एई के लिए टाइम, यूपीएससी एई के लिए आपके पास टाइम। सर इसका जानते हैं, इसका पूरा प्रीवियस ईयर ऑलरेडी हम यूट्यूब पे चैनल पे डाले हुए हैं, इससे यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे एक कस्टमाइज वे में टोटल किया हुआ। पेपर 1 से लेकर के पेपर 1 2 अभी शायद अवेलेबल नहीं है, पेपर 3 से लेकर के पेपर 6 तक ऑलरेडी हम उसका वीडियो सॉल्यूशंस के साथ डाला हुआ है। अच्छा, जो भी हो उनको बेनिफिशियल्स हो। आपका भी जो वैकेंसी आया था उसका भी वीडियो सॉल्यूशंस वहाँ पे किया हुआ, सब सारा चीज का किया हुआ इसमें। ओके, चलिए ठीक है। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड हम लोग जरूर कोशिश करेंगे फिर से आप लोग से मुलाकात करने की। और 1 लाइन में एक बार कुछ एक पॉइंट बताना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं, जो आने वाले 4-5 महीने में एग्जाम्स देंगे। देखिए, डिमोटिवेट कभी नहीं होना। बस मेन चीज तो डिमोटिवेशन और मोटिवेशन दोनों लाइफ का पार्ट है। आप कंटिन्यूटी, स्टडी में यही है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना। आप हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, प्रॉपर हमेशा रिवीजन कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और कहते हैं ना कि सफलता समय मांगती है, समय दीजिए। आप जिस चीज पे ज्यादा समय देंगे बस सक्सेस वही। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।